अवशेषों के कोणीय आवेग तथा टकराव के कारण सूक्ष्म व्यतिक्रमों का निर्माण हुआ, जिन्होंने एक ऐसे माध्यम की रचना की जिसके द्वारा कई किलोमीटर की लंबाई वाले सूक्ष्म ग्रहों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जो कि निहारिका के केंद्र के चारों ओर घूमने लगे। पदार्थों के गिरने, घूर्णन की गति में वृद्धि तथा गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने केंद्र में अत्यधिक गतिज ऊर्जा का निर्माण किया। किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसी गति जो कि इस निर्माण को मुक्त कर पाने में सक्षम हो, पर उस ऊर्जा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर पाने में इसकी अक्षमता के परिणामस्वरूप चक्री का केंद्र गर्म होने लगा। अंततः हीलियम में हाइड्रोजन के नाभिकीय गलन की शुरुआत हुई और अंततः संकुचन के बाद एक टी टॉरी तारे टी टॉरी स्टार के जलने से सूर्य का निर्माण हुआ। इसी बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पदार्थ नए सूर्य की गुरुत्वाकर्षण सीमाओं के बाहर पूर्व में बाधित वस्तुओं के चारों ओर घनीभूत होने लगा, तो धूल के कण और शेष सूक्ष्मग्रहीय चक्री छल्लों में पृथक होना शुरू हो गई। समय के साथ साथ बड़े खंड एक दूसरे से टकराए और बड़े पदार्थों का निर्माण हुआ, जो अंततः सूक्ष्मग्रह बन गए। 10 इसमें केंद्र से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक संग्रह भी शामिल था, पृथ्वी। इस ग्रह की रचना 1% अनिश्चितता की सीमा के भीतर लगभग 454 बिलियन वर्ष पूर्व हुई, और इसका अधिकांश भाग 10 से 20 मिलियन वर्षों के भीतर पूरा हुआ। 11 नवनिर्मित टी टॉरी तारे की सौर वायु ने चक्री के उस अधिकांश पदार्थ को हटा दिया जो बड़े पिंडों के रूप में घनीभूत नहीं हुआ था। कंप्यूटर सिम्युलेशन यह दर्शाते हैं कि एक सूक्ष्मग्रहीय चक्री से ऐसे पार्थिव ग्रहों का निर्माण किया जा सकता है जिनके बीच की दूरी हमारे सौरमंडल में स्थित ग्रहों के बीच की दूरी के बराबर हो। 12 अब व्यापक रूप से स्वीकार की जाने वाली निहारिका की अवधारणा के अनुसार जिस प्रक्रिया से सौरमंडल के ग्रहों का उदय हुआ, वही प्रक्रिया ब्रह्मांड में बनने वाले सभी नए तारों के चारों ओर अभिवृद्धि चक्रियों का निर्माण करती है, जिनमें से कुछ तारों से ग्रहों का निर्माण होता है। 13 पृथ्वी के केंद्र तथा पहले वातावरण की उत्पत्ति संपादित करें। ये भी देखें प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन। पुरातन पृथ्वी का विकास अभिवृद्धि से तब तक होता ही रहा जब तक कि सूक्ष्म ग्रह का आंतरिक भाग पर्याप्त रूप से इतना गर्म नहीं हो गया कि भारी लौह धातुओं को पिघला सके। ऐसे द्रव धातु जिनके घनत्व अब उच्चतर हो चुका था, पृथ्वी के भार के केंद्र में एकत्रित होने लगे। इस तथाकथित लौह प्रलय के परिणामस्वरूप एक पुरातन आवरण तथा एक धातु का केंद्र पृथ्वी के निर्माण के केवल 10 मिलियन वर्षों में ही पृथक हो गए, जिससे पृथ्वी की स्तरीय संरचना बनी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। पुरातन ग्रह पर पदार्थों के संचयन के दौरान गैसीय सिलिका के एक बादल ने अवश्य ही पृथ्वी को घेर लिया होगा, जो बाद में इसकी सतह पर ठोस चट्टानों के रूप में घनीभूत हो गया। अब इस ग्रह के आसपास सौरनिहारिका के प्रकाशीय एटमोफाइल तत्वों, जिनमें से अधिकांश हाइड्रोजन व हीलियम से बने थे, का एक प्रारंभिक वातावरण शेष रह गया, लेकिन सौरवायु तथा पृथ्वी की ऊष्मा ने इस वातावरण को दूर हटा दिया होगा। जब पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई तो इसमें परिवर्तन हुआ और गुरुत्वाकर्षण ने वातावरण को रोककर रखा, जिसमें पानी भी शामिल था। आवरण संवहन मैंटल कॉन्वेक्शन वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स को संचालित करने वाली प्रक्रिया केंद्र से पृथ्वी की सतह तक ऊष्मा के प्रवाह का परिणाम है। इसमें मध्य महासागरीय मेड़ों पर सख्त टेक्टोनिक प्लेटों का निर्माण शामिल है। सबडक्शन क्षेत्रों सबडक्शन जोन्स पर ऊपरी आवरण में सबडक्शन के द्वारा ये प्लेटें नष्ट हो जाती हैं। हेडियन तथा आर्कियन युगों के दौरान पृथ्वी का भीतरी भाग अधिक गर्म था, अतः ऊपरी सतह पर कन्वेक्शन अवश्य ही तीव्रतर रहा होगा। जब वर्तमान प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी कोई प्रक्रिया हुई होगी तो यह इसकी गति और भी अधिक बढ़ गई होगी।
अधिकांश भूगर्भशास्त्रियों का मानना है कि हेडियन व आर्कियन के दौरान सबडक्शन जोन अधिक आम थे और इस कारण टेक्टोनिक प्लेटें आकार में छोटी थीं। प्रारंभिक परत जिसका निर्माण तब हुआ था जब पृथ्वी की सतह पहली बार सख्त हुई, हेडियन प्लेट टेक्टोनिक के इस तीव्र संयोजन तथा लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के गहन प्रभाव से पूरी तरह मिट गई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि वर्तमान महासागरीय परत की तरह ही यह परत बेसाल्ट से मिलकर बनी हुई होगी, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है। महाद्वीपीय परत, जो कि निचली परत में आंशिक गलन के दौरान हल्के तत्वों के विभेदन का एक उत्पाद थी, के पहले बड़े खंड हेडियन के अंतिम काल में 4.0 जीए के लगभग बने। इन शुरुआती छोटे महाद्वीपों के अवशेषों को क्रेटन कहा जाता है। हेडियन युग के अंतिम भाग व आर्कियन युग के प्रारंभिक भाग के ये खंडों ने उस सतह का निर्माण किया जिस पर वर्तमान महाद्वीपों का विकास हुआ। पृथ्वी पर प्राचीनतम चट्टानें कनाडा के नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन पर प्राप्त हुई हैं। वे लगभग 4.0 जीए की टोनालाइट चट्टानें हैं। उनमें उच्च तापमान के द्वारा रूपांतरण के चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही उनमें तलछटी में स्थित कण भी मिलते हैं जो कि जल के द्वारा परिवहन के दौरान हुए घिसाव के कारण वृत्ताकार हो गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि उस समय भी नदियों व सागरों का अस्तित्व था। 23 क्रेटन मुख्यतः दो एकांतरिक प्रकार की भौगोलिक संरचनाओं टेरेन्स से मिलकर बने होते हैं। पहली तथाकथित ग्रीनस्टोन पट्टिकाएं हैं जो कि निम्न गुणवत्ता वाली रूपांतरित तलछटी चट्टानों से बनती हैं। ये ग्रीनस्टोन सबडक्शन जोन के ऊपर वर्तमान में महासागरीय खाई में मिलने वाली तलछटी के समान होते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी ग्रीनस्टोन को आर्कियन के दौरान सबडक्शन के एक प्रमाण के रूप में देखा जाता है। दूसरा प्रकार रेतीली मैग्मेटिक चट्टानों का एक मिश्रण होता है। ये चट्टानें अधिकांशतः टोनालाइट, ट्रोंडजेमाइट या ग्रेनोडायोराइट होती हैं, जो कि ग्रेनाइट जैसी बनावट वाली चट्टानें हैं। अतः ऐसी भौगोलिक संरचनाओं को टीटीजी टेरेन कहा जाता है। टीटीजी मिश्रणों को पहली महाद्वीपीय परत के अवशेषों के रूप में देखा जाता है, जिनका निर्माण बेसाल्ट में आंशिक गलन के कारण हुआ। ग्रीनस्टोन पट्टिकाओं तथा टीटीजी मिश्रणों के बीच एकांतरण की व्याख्या एक टेक्टोनिक परिस्थिति के रूप में की जाती है, जिसमें छोटे पुरातन महाद्वीप सबडक्टिंग जोनों के एक संपूर्ण नेटवर्क के द्वारा पृथक किए गए थे। जीवन की उत्पत्ति संपादित करें उपलब्ध नहीं है कि क्या इनमें से कोई भी मॉडल पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ निकट संबंध रखता है। पुराने सिद्धांतों में से एक वह सिद्धांत जिस पर कुछ विस्तार में कार्य किया गया है, इस बात के एक उदाहरण के रूप में कार्य करेगा कि यह कैसे हुआ होगा। ज्वालामुखी, आकाशीय बिजली तथा पराबैंगनी विकिरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को संचालित करने में सहायक हो सकते हैं, जिनसे मीथेन व अमोनिया जैसे सरल यौगिकों से अधिक जटिल अणु उत्पन्न किए जा सकते हैं। 31-38 इनमें से अनेक सरलतर जैविक यौगिक थे, जिनमें न्यूक्लियोबेस व अमीनो अम्ल भी शामिल हैं, जो कि जीवन के आधार खंड हैं। जैसे जैसे इस जैविक सूप की मात्रा व सघनता बढ़ती गई, विभिन्न अणुओं के बीच पारस्परिक क्रिया होने लगी। कभी कभी इसके परिणामस्वरूप अधिक जटिल अणु प्राप्त होते थे। शायद मिट्टी ने जैविक पदार्थ को एकत्रित व घनीभूत करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया हो। 31-39 कुछ अणुओं ने रासायनिक प्रतिक्रिया की गति बढ़ाने में सहायता की होगी। यह सब एक लंबे समय तक जारी रहा। प्रतिक्रियाएं यादृच्छिक रूप से होती रहीं, जब तक कि संयोग से एक प्रतिलिपिकार अणु उत्पन्न नहीं हो गया। किसी भी